हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के मेजर कॉन्सेप्ट्स में ही हम देख रहे थे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी डोमिनेंट कास्ट की। ठीक है, आप जाकर वीडियो में देखिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और उससे बाहर का कहीं से कुछ नहीं आता। तो इतना आप जान लेंगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ है। ठीक है, आप बात कर लेते हैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और लगभग सभी एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव पेपर्स में और कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, वो है नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बहुत ही मशहूर, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हुए हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं, प्रोफेसर एलपी विद्यार्थी। ठीक है, उनके द्वारा स्टडी किया गया कॉन्सेप्ट है और बताया गया कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस नोट्स में। मेरे हिसाब से ये नोट्स बेस्ट है, आप इसको सुनिए, पढ़िए और देखिए और इस वीडियो को बार बार सुनिए और अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इतना बता दूँ कि उससे बाहर का कहीं किसी और रेफरेंस लेने की ज़रूरत ना पड़े और आपको बिल्कुल लेमैन टर्म में समझ में आ जाए बात। आप मुझसे सुन के किसी और को भी बता सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स क्या है, कौन सा चीज़ है ये, कैसे ये कॉम्प्लेक्स बना और क्यों इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है द इकोलॉजिकल अप्रोच इन एंथ्रोपोलॉजी टुक मेनी शेप्स, कल्चरल इकोलॉजी बीइंग वन ऑफ द मोर इन्फ्लुएंशियल अमंग दम। आप सारे जानते हो कि अगर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में अगर इकोलॉजी को अप्रोच करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है कल्चरल इकोलॉजी आता है। ठीक है, this approach suggested possibilism that environment facilitates conditions and places limitations in the development of culture rather than absolutely determining them। ठीक है, ये अप्रोच क्या बताता है कि हो सकता है कि there is possibility, कुछ संभावना हो कि एनवायरनमेंट फैसिलिटेट करे, कंडीशन प्रोवाइड करे, जगह दे, किस बात के लिए, कल्चर के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कल्चर के डेवलपमेंट को लिमिट करता है रेदर देन एब्सोल्युटली डिटरमाइनिंग देम। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो एनवायरनमेंट है या कल्चर इकोलॉजी है वो हमारे कल्चर को लिमिट करता है, ना कि उसे डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड नेचर बिकेम द फोकस ऑफ स्टडी। कल्चरल इकोलॉजी में क्या करते हैं हम मैन और नेचर के इंटरेक्शन को समझते हैं। ठीक है, एंड द यूजफुल मॉडल टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी इन कल्चर। और ये बहुत अच्छा मॉडल है कल्चर के ग्रोथ और उसकी डाइवर्सिटी को समझने के लिए। समझ आ रही है इतनी चीज़। अब विद्यार्थी ने, जो प्रोफेसर एलपी विद्यार्थी थे, उन्होंने एक नई चीज उसमें ऐड कर दी। वो क्या थी, वो ये कॉन्सेप्ट या अप्रोच आप कह सकते हैं। उन्होंने बताया कि देयर इज अनदर अप्रोच टू अंडरस्टैंड द कल्चरल इकोलॉजी या टू सी द इंटरेक्शन ऑफ मैन एंड कल्चर, मैन एंड नेचर। ठीक है, तो विद्यार्थी का जो कॉन्सेप्ट था नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, वो कहाँ से राइज हुआ, एरोज फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सिजेंसीज of arranging the data in such a way as to depict the soul of culture instead of just the skeleton, and signaled an interesting departure from the establishing tradition of writing a monograph। Actually देखिए होता क्या है, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का क्या था, जैसे हर कोई रिसर्च करता है, हर कोई रिसर्चर है, वो जाता है फील्ड में, अपनी डेटा कलेक्ट करता है और उसे एक तरीके से थीसिस बना देता है, उसे एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी के अंतर्गत लाके उससे वो अपना थीसिस लिखता है। ठीक है, विद्यार्थी ने भी वही काम किया, लेकिन विद्यार्थी का अप्रोच क्या था, एक उनके डिपिक्शन, उनके डेटा का डिपिक्शन जो था वो एक पर्टिकुलर तरीके से था। वो इस तरह से अपने डेटा को अरेंज किए कि वो एक बहुत बढ़िया ट्रेडिशन, उसके पहले विद्यार्थी के पहले जो भी स्टडी करते थे विलेज में जाके और तरह तरह के पर्टिकुलर ट्राइबल पीपल के पास जाके, वो एक्चुअली जो भी उनका रिसर्च पेपर होता था या जो भी थीसिस होती थी वो एक मोनोग्राफ टाइप ऑफ स्टडी होती थी। ठीक है, लेकिन जो एलपी विद्यार्थी ने
अपनी थीसिस लिखी या जो भी ये इस कॉन्सेप्ट को लाए, वो एक्चुअली मेथोडोलॉजी थी उनकी। मेथोडोलॉजी मतलब वो भी रिसर्च किए, वो भी डेटा कलेक्ट किए, उन्होंने भी अपना राइटिंग करी, लेकिन उनका जो डेटा कलेक्शन का डिपिक्शन था ना, उन्होंने इस तरह से डिपिक्ट किया कि वो एक अप्रोच बन गया। वो एक क्या बन गया? अप्रोच बन गया कल्चरल इकोलॉजी को समझने का। समझ आ रही है मैं क्या बात कर रही हूँ? कि मतलब नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स वॉज एन अप्रोच, या आप कह सकते हैं वॉज अ मेथोडोलॉजी फॉर रिप्रेजेंटिंग द डेटा, इज अ मेथोडोलॉजी फॉर रिप्रेजेंटिंग द डेटा। समझ में आ रही है बात? ये तो एक मेथोडोलॉजी था। जैसे आप जाइए कहीं पे रिसर्च करिए, अपने डेटा वगैरह कलेक्ट करिए, और उसे किस मेथोडोलॉजी में आप अपने डेटा को डिपिक्ट कर रहे हैं, वो कहलाता है आपका अप्रोच, कि आपका अप्रोच ऑफ रिसर्च क्या है। तो बस वही बात है। तो इस तरह से एक नया तरीका समझ में आ गया, ये एक नई मेथोडोलॉजी समझ में आ गई। तो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने इस तरह से डिस्क्राइब किया है। ही डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट इन हिज द मलेयर स्टडी इन नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स इन 1963। वो एक बुक थी उनकी जिसका नाम था द मलेयर स्टडी इन नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, जो पब्लिश हुई थी 1963 में। ठीक है। अब मलेयर क्या था? मलेयर इज ए ट्राइब, सौरिया पहाड़िया जिसे आजकल जाना जाता है, वो इनहैबिटिंग इन राजमहल हिल इन संथाल परगना ऑफ बिहार। बिहार के संथाल परगना में राजमहल हिल में एक जगह है जिसे राजमहल हिल कहते हैं, वहां पे ये ट्राइबल पीपल पाए जाते हैं। ठीक है। तो बुक वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ये जो बुक थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला पार्ट जो था वो था नेचर, दूसरा था मैन, और तीसरा था स्पिरिट। ठीक है। While analyzing his data, he discovered that the 3 ingredients of the complex are interdependent and mutually complementary. जब वो डेटा को एनालाइज कर रहे थे तो उन्होंने डिस्कवर किया कि जो ये तीनों इंग्रेडिएंट है ना, नेचर, मैन एंड स्पिरिट, वो एक दूसरे से बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है। एक एग्जिस्ट करता है तो दूसरे भी किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है। And also that every movement of Malayan life was profoundly influenced by nature on the one hand and spirit on the other hand. ठीक है। तो मलेयर लाइफ जो था, मलेयर लोगों की लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी एक तरफ तो नेचर के, दूसरा स्पिरिट के। स्पिरिट मतलब वहाँ पे एक मान्यता थी कि कुछ ऐसे क्या रिलीजियस बिलीफ थे। ठीक है। यहाँ भूत प्रेत नहीं समझिए आप, एक रिलीजियस बिलीफ था। द 3 वो जो तीनों थे वो एक्चुअली आर सो क्लोजली इंटर रिलेटेड, इतना इंटर रिलेटेड थे आपस में, और इतने ज्यादा एक दूसरे से गुथे हुए थे और इंटरडिपेंडेंट थे कि एग्जिस्टेंस ऑफ वन सिंपली कैन नॉट थॉट ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ अनदर, कि एक का एग्जिस्टेंस दूसरे के एग्जिस्टेंस को दूसरे के एब्सेंस में समझा नहीं जा सकता था। तो मतलब तीनों को समझना जरूरी है एक को समझने के लिए। समझ आ रही बात? अब समझ लीजिए फर्स्ट पार्ट क्या है, वो है नेचर। ठीक है। नेचर में उन्होंने शो किया, ही शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिल्स एंड फॉरेस्ट एज वेल एज स्वीडन कल्टिवेशन, जिसे हम कहते हैं खल्लू। ठीक है। खल्लू नाम से कल्टीवेशन होता था मलेयर ट्राइब के में, वो फॉरेस्ट में इस तरह कल्टीवेट करते थे। अराउंड विच द एंटायर मलेयर लाइफ रिवॉल्व, उसी कल्टीवेशन के चारों तरफ उनके मलेयर लाइफ का सारा एक्टिविटी घूमता था। ठीक है। विद्यार्थी ने कहा कि मलेयर कल्चर ओरिजिनेटेड, डेवलप्ड एंड फ्लोरिस्ड इन द लैप ऑफ नेचर। मलेयर कल्चर जो थे, मलेयर पीपल जो थे, वो नेचर में ओरिजिन करते थे, नेचर में ही डेवलप किए और नेचर में ही फ्लोरिश किए, पले बढ़े और आगे बढ़े मलेयर ट्राइब। ठीक है। They are surrounded by forest, which in addition to providing land, for slash and burn cultivation, ये आप सुने होंगे slash and burn cultivation, या इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो अब बैन कर दी गई है। ठीक है। तो वो चारों तरफ से फॉरेस्ट से घिरे हुए थे, और इसके अलावा क्या था कि वो ये कल्टीवेशन अडॉप्ट करते थे। ठीक है। आए, झाड़ झंखाड़ फॉरेस्ट को काटा, जमीन बनाई, उससे साफ सुथरा किया, उसमें बीज डाले और उससे
ग्रोथ हुआ और उससे अनाज पैदा किया और फिर वहाँ से चल दिए, खाए पिए और चल दिए। फिर दूसरी जगह पे गए, वहाँ भी ज़मीन साफ किया, बीज डाली, ग्रोथ कराया, पौधे उगे, अनाज उगा, खाए पिए और चल दिए। इस तरह से इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। द फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स देम विथ फूड, ड्रिंक, शेल्टर, मेडिसिन, रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटेज इंडस्ट्रीज, फ्यूल वुड, लव नेस्ट एंड ग्रेवयार्ड। तो मतलब फॉरेस्ट जो था उन्हें सब कुछ देता था, खाना पीना, शेल्टर, दवाएं, रॉ मटेरियल उनके कॉटेज बनाने के लिए, ठीक है। इवन जब कोई मर जाता था तो उसी में वो दफना भी दिए जाते थे, ठीक है। द हिल्स एंड फॉरेस्ट आर ऑल्सो द अबोर्ड ऑफ गॉड, द सिंबल ऑफ गॉड एंड मेनी ऑफ द गॉड देमसेल्व्स। और जो पहाड़ थे और जंगल थे वो एक्चुअली भगवान का घर था उनके लिए। तो इस तरह वो किस में रहते थे? भगवान के घर में, ठीक है। वो अपने आप को क्या मानते थे कि सिंबल ऑफ गॉड। फॉरेस्ट को क्या मानते थे कि सिंबल ऑफ गॉड है, और उसमें से तो बहुत सारे अपने आप को गॉड मानते थे खुद को, ठीक है। ये तो हो गया कि नेचर कैसे उनके लाइफ में इन्वॉल्व है। अब दूसरा है मैन। सेकेंड पार्ट में, उस बुक के सेकेंड पार्ट जो मैन है उसको विद्यार्थी एग्जामिन करते हैं कि द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप इन ऑल इट्स एस्पेक्ट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैमिली, डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन एंड द लाइफ साइकिल ऑफ टिपिकल मलेयर। होता क्या था कि विद्यार्थी ने बोला कि जो रिलेशनशिप है फैमिली का और डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन का, तो वो टिपिकल मलेयर का लाइफ साइकिल है। उनके अनुसार एक एवरेज मलेयर इज मोटिवेटेड बाय टू बेसिक ड्राइव, एक तो हंगर फॉर फूड एंड सेक्स, दो ही चीज के लिए रहता था, खाना का लिए और सेक्स है, ठीक है भाई। ब्रीडिंग भी तो जरूरी है। The interpersonal relations have been arranged in adaptation to the exploitation of resources, satisfaction of sex, child rearing, ये सब। और जो भी आपस में रिलेशंस होते थे, इंटरपर्सनल रिलेशन, जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो एक्चुअली सब कुछ मिला के इतना ही था कि कैसे एक्सप्लॉइट करें रिसोर्सेज को, और कैसे सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स, और कैसे बच्चों को बड़ा करें, चाइल्ड रियरिंग वगैरह, ठीक है। तो इस तरह तो ये मैन की लाइफ हो गई। अब जो थर्ड पार्ट है, स्पिरिट है। विद्यार्थी ने डिस्क्राइब किया द रिलीजियस बिलीफ ऑफ मालेर हु बिलीव्स इन न्यूमरस स्पिरिट रिप्रेजेंटिंग नेचुरल फोर्सेस कॉल्ड गोसाई, सम बेनवोलेंट एंड सम मेलवोलेंट। विद्यार्थी बताते हैं कि जो उनका रिलीजियस बिलीफ था मलेर का, वो एक बहुत तरह के क्या आप कह सकते हैं, स्पिरिट यानी भूत प्रेत कह सकते हैं, नेचुरल फोर्स आप जिसको कह सकते हैं, जिससे उनके हिसाब से मलेर लोग उसको कहते थे गोसाई, ठीक है। उसमें से कुछ गोसाई मेल बोलेंट थे, कुछ बेन बोलेंट थे, कुछ लाभकारी थे, कुछ हानिकारक थे, ठीक है। एवरी एक्शन ऑफ मलेयर लाइफ, एवरी मोमेंट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस इज रिलेटेड टू सम गोसाई और द अदर। सब तो जो मलेयर ट्राइब का हर एक्शन था ना, या तो उससे रिलेटेड था, ठीक है, या तो उसका था या नहीं, या हु आर सपोज टू वेट्स अवे द डेस्टिनी ऑफ द पीपल, particularly in terms of food and health, ठीक है। The hill, forest, tree, boulders, spring, sun, etc. as well as dead ancestors are interwoven। ये सारा जो था ना चारों तरफ, उनके सोच समझने का तरीका, वो सब एक दूसरे से इंटरवोवन था, मतलब एक दूसरे से गुथा हुआ था, एक दूसरे से रिलेटेड था। मतलब उनके हिसाब से ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये गोसाई कर रहा है, गोसाई कर रहा है, नहीं स्पिरिट कर रहा है, ठीक है। जैसे पानी बरसा तो गोसाई ने किया, बीमार पड़े तो गोसाई ने, पानी बरसा तो बेनवोलेंट वाला हो जाएगा, बीमार पड़े तो जो है मेलवोलेंट वाला गोसाई हो जाएगा। इस तरह से उनकी समझ थी, ठीक है, वो इसी तरह से मान्यताएं थी। द रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर रिलेटेड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैन्स इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट एंड तो मैन के, माले ट्राइब के एवरी इंटरेक्शन, हर चीज का, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, सब कुछ किस पार्ट से रिलेटेड था? उनके स्पिरिट से। उनका सब जो रिलीजियस प्रैक्टिस था वो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन से ही सब कुछ रिलेटेड था, ठीक है। तो सब एक दूसरे में इंटरवोवन थे, एक चीज है तो दूसरा है तो तीसरा भी है, ठीक है। Thus, we find that the three part not only describe the whole gamut of Malayan culture, but viewed as a whole, a complex, clearly demonstrate the functional interrelationship between various components of a culture.
इस तरह हमें मिल गया कि ये जो तीनों पार्ट हैं ये केवल मलेयर लाइफ के पूरे, मलेयर कल्चर के पूरे गैमोट को ही रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स है और ये बहुत फंक्शनली इंटरडिपेंडेंट है। इसके सारे कंपोनेंट बहुत प्रॉपरली रन कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरैक्शन में है और एक दूसरे से रिलेशनशिप में है और एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस में है। दीज कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव एंड स्ट्राइक बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम सो दैट द कल्चर में एग्जिस्ट एंड परसिस्ट। और इस तरह से उनका कल्चर एग्जिस्ट भी कर रहा है और परसिस्ट भी कर रहा है, अस्तित्व में भी और साथ साथ रन भी कर रहा है। समझ आई इतने हाथ तक समझ में आ गया? चलिए, अब तो ये समझ में आ गया कि सारा रन कर रहा है, लेकिन अब इसे कैसे जानेंगे कि कैसे रन कर रहा है? कहीं तो डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, कुछ तो गड़बड़ करेंगे, तभी तो समझ में आएगा। हाँ भाई, अगर तीनों में से कुछ भी बैलेंस बिगड़ेगा तो सब बिगड़ेगा। तो वही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हैपन इफ ए चेंज इन एनी वन एस्पेक्ट is introduced without taking into consideration the whole the complex was provided by Malayer themselves. एक एग्जाम्पल लिया कि क्या होता है कि अगर एक एस्पेक्ट में चेंज घुसाते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बिना कंसीडर किए कि दूसरे एस्पेक्ट को, बिना कॉम्प्लेक्स को, बिना पूरे सिस्टम को कंसीडर किए किसी एक चीज में बदलाव ला देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? एज पार्ट ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, जैसे ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था उस टाइम, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि गवर्नमेंट बिल्ड परमानेंट ब्रिक हाउस कॉलोनी इन द फुट हिल एंड सम लैंड इन द प्लेन फॉर सेटल्ड एग्रीकल्चर विथ कैश इंसेंटिव। तो क्या हुआ कि ट्राइबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू हुआ, तो गवर्नमेंट ने उन्हें परमानेंट ब्रिक हाउस बना दिया, कॉलोनी बना दिया और कुछ लैंड दे दिए और कुछ कैश दे दिया इंसेंटिव के तौर पे। लेकिन हुआ क्या? Very few Malayer families occupy these houses and they too went back after some time, mainly because the new life was against the deep-rooted belief system. हुआ ये कि बहुत कम मलेयर फैमिली थे जो उन हाउसेस में रहे। इनफैक्ट बहुत सारे तो वापस चले गए, है ना, ड्यूरिंग द टाइम, कि भाई जो उनका नया लाइफ स्टाइल था वो उस बिलीफ सिस्टम के हिसाब से नहीं था जो उनके बिल्कुल दिल दिमाग, उनके लाइफ साइकिल में घुसा हुआ था। क्या घुसा हुआ था? नेचर और स्पिरिट। उनके चारों तरफ फॉरेस्ट, वो जिस तरह रहते आए थे हजारों सालों से, फॉरेस्ट में ही रहना, फॉरेस्ट में ही ग्रोथ करना, फॉरेस्ट, और उनका जो बिलीफ सिस्टम था कि भाई ये गुसाई है, ठीक है। तो इन सब चीजों को कंसीडर किए बिना अगर काम किया गया तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। They felt that their गोसाई will be angry if left alone and will cause misery. अच्छा, उनके अंदर ये आ गया बिलीव कि अगर हम अपने गोसाई को अकेले छोड़ देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे और फिर हमारे साथ क्या होगा? हम गरीब हो जाएंगे, बहुत सारी कैलेमिटीज आ जाएंगी। This shows that any attempt to disturb the equilibrium of man, natural and supernatural forces will meet with failure unless alternative set is not provided. ये क्या शो करता है कि अगर एक भी इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब किया तो उसमें से चाहे मैन, चाहे नेचर को, चाहे सुपर नेचुरल फोर्सेस को, तो वो सब कुछ क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो दस द कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट थियोरेटिकली फॉर डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी एंड प्रैक्टिकली फॉर। तो आप समझ गए होंगे कि ये कॉन्सेप्ट किसके लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है। एक तो डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी के लिए, और जो प्लानर और एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, जो ट्राइबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई कभी भी हम कोई डेवलपमेंट थिंग एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर नहीं किए तो वो प्लान फेल हो जाएगा और उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, समझे। तो तरह तरह के रिवॉर्ड्स भी हुए हैं, आगे आप बताऊंगी मैं कि कैसे उन्होंने अपने अग्रेशन को, अपने गुस्से को, कैसे उस चीज को सेटिस्फैक्ट्री ना होने की वजह से कैसे वो रिबिलियस एटीट्यूड डेवलप हो गया और तरह तरह के रिवोल्ट हैपेंड हुए, ठीक है।
तो ये तो था नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसी के हिसाब से फिर बाद में बहुत सारे और सिमिलर स्टडीज़ हुए या विद्यार्थी के ही कॉन्सेप्ट को और समझा गया। तो वो था अदर स्टडीज़ में। आफ्टर विद्यार्थी मेनी स्कॉलर्स ऑल्सो एग्जामिन द कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट अलग अलग इकोलॉजिकल सेटिंग में भी समझे। डॉक्टर वी.एस. सहाय ने स्टडी किया निकोबारीज और अंडमान निकोबार आइलैंड में। इन दिस इंटायरली डिफरेंट सेटिंग ए फॉरेस्ट आइलैंड सराउंडेड बाई सी, सहाय फाइंड सिमिलर फोर्सेज। ठीक है, इन्होंने भी सेम चीज़ पाई कि अगर विदाउट कंसीडर उनके हैबिटेशन और उनके बिलीफ्स को डिस्टर्ब करेंगे तो भाई डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, तो आप पाएंगे सिमिलर कंक्लूजन ऑल्सो ड्रॉन विद द आफ्टर द स्टडी ऑफ पहाड़िया ऑफ बिहार बाई R.K. प्रसाद, सोलीगा ऑफ कर्नाटका बाई S.G. मुराब, ओंगे ऑफ अंडमानीज बाई R.S. मान, पांडो ऑफ MP बाई R.K. सिन्हा, किन्नेर ऑफ हिमाचल प्रदेश बाई क्रम। मतलब सीधी सी बात यह है कि आगे जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए या रिसर्चर आए उन्होंने इस अप्रोच को अलग अलग तरह से टेस्ट किया, या कह सकते हैं इसी मेथडोलॉजी को अपनाते हुए अपनी स्टडी करी, अपनी थीसिस की, कुछ नया अप्रोच लेके नहीं आए। ठीक है, अब इसी चीज़ को जो पीछे अभी जो मैं डिस्कस कर रही थी, इसी चीज़ को यहाँ पे मैथमेटिकल टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, तो लगभग 2 डिकेड के बाद इसको री एग्जामिन किया, जिसे री एग्जामिन किया किसने? पी के सिंह ने। उसी विलेज में जाके जहां पे LP विद्यार्थी ने किया था। He concluded that in spite of many changes in Malay life due to various processes and factors of change, the concept was valid in time dimension as well, and that the complex has not changed. After analyzing the various changes in Malay life and resultant equilibrium, Singh goes on to prove that nature man spirit complex cannot change. बहुत सारा इन्होंने एनालिसिस किया और बताया कि भाई कुछ भी हो जाए तो जो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है वो चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट है, ये निश्चित है। With the help of mathematical computation, he has shown that nature man spirit complex is not just a concept to understand the culture of primitive society, but may well be a law of cultural development. सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिससे प्रिमिटिव सोसाइटी को समझा बुझा जाए, बल्कि ये लॉ है कल्चरल डेवलपमेंट का। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव ए डिटेल एक्सपोजिशन हियर, तो हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर टेक्नोलॉजी T है, इफ टेक्नोलॉजी इज T एंड डिपेंडेंस अपॉन एनवायरमेंट इज E, देन T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक, अगेन एंड इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बढ़ाते हैं तो वो क्या करता है? मोर एनर्जी लेता है, मोर एनर्जी आउटपुट, लार्जर फूड सप्लाई, लार्जर पॉपुलेशन एंड मोर हेटेरोजेनिटी एंड इंटरनल डिफरेंशिएशन इनटू द सोसाइटी। ये समझ में आ रहा है? Society is divided into a number of groups with specialization in function and division of labor. Society now can exist only by word man's dependence upon man is greater. So with every change in relationship between man and environment, there is change in the man to man relationship which is also inversely proportional. ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि मैन का डिपेंडेंसी अपॉन मैन R है, तो E, environment is inversely proportional to R. Again, when man's relationship with environment and his fellow man changes, there is also a corresponding change in the man's perception and relation with his God also change. Increasingly greater proportion of supernatural world become a part of natural phenomena. Rites and ritual assume social significance, attributes of God and deity changes, and they become more concerned with the social relationship. His dependency upon God lessens. समझ में आ रही है बात? धीरे धीरे हमें गॉड पे डिपेंडेंसी हमारी कम होने लगेगी. So with every change in man's relationship with his environment and also in the man to man relationship, there is corresponding change in man's relationship with his supernatural world, his God या spirit आप कह सकते हैं. ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो अगर गॉड को जी माना जाए तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी. तो एक ये इक्वेशन बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया. तो इसलिए T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G. ठीक है, अगर T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E,
E is inversely proportional to R and R is inversely proportional to G, तो T टेक्नोलॉजी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गॉड। टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, हमारा गॉड पे भरोसा कम होता जा रहा है, सीधी सी बात। आप देखते होंगे, देखते ही हैं दैनिक जीवन में। अब यहां देखिए, तो अगर चार तो इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ से देखते हैं टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, तो टी इंटू ई को मान ले कांस्टेंट 1, और ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसको मान लेते हैं K2, कांस्टेंट K2, ठीक है। और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, ठीक है, मैन टू मैन रिलेशन टू गॉड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको मान लेते हैं कांस्टेंट 3 और इसको मान लेते हैं कांस्टेंट 4। तो अगर इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, T इंटू ई इंटू आर इंटू जी इक्वल टू के। अब कांस्टेंट, हमको फिर एक कांस्टेंट मिल जाता है, यानी ये पूरे कॉम्प्लेक्स का एक कांस्टेंट है। Thus the content of nature man spirit complex may change through time, the complex remain constant। ये दोनों, ये जो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है टाइम के साथ चेंज हो सकता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये है इसका मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। तो अब वीडियो के दौरान स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार अपने टर्म्स में समझ लीजिएगा, और फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं अगले सेशन में जरूर रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।